मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये भी नैरेटिव बनाया गया कि आपके भाई मुख्तार अंसारी रहते थे तो बात और होती थी। हमने कई बार समझाने की कोशिश की कि भाई मुख्तार अंसारी तो 18 साढ़े 18 साल से जेल में थे। नहीं, और कहीं भी रहे हो व्यवस्था तो सब उनकी हो जाती थी। तो अब आप तो वो है नहीं, पहला चुनाव है, अब कहाँ, अब कैसी राजनीति और कहाँ से चुनाव और कहाँ से जीत। सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस इलेक्शन में था कि आप जीत गए थे 1,19,000 से जब मनोज सिन्हा के अगेंस्ट 2019 में, लेकिन तब आपके साथ बहुजन समाज पार्टी थी। बहुजन समाज पार्टी का सिंबल था, समाजवादी पार्टी का समर्थन था। आज बहुजन समाज पार्टी अलग कैंडिडेट लड़ा रही है। आपकी सजा हो चुकी है, आप तो जमानत पर बाहर है, रोज तलवार सर पे लटकी हुई है। कुछ बाकी रहा हो तो बताइए। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का समझौता नहीं होने के बावजूद अब 1,65,000 वोट तो मिला है ना बीएसपी कैंडिडेट को। उस इलेक्शन में वो सीधी सी बात है, वो इस खाते में था, लेकिन हम 5,66,000 वोट पाए थे। और आज भी आप देखेंगे तो 5,40,000 वोट बसपा के बगैर और आपके अनुसार या विपक्षियों के अनुसार विकास बिना किए बगैर, तो आखिर क्या है, कैसे है? या तो वो जो नैरेटिव बनाया जा रहा था वो भ्रामक था, जनता को गुमराह करने के लिए था। जनता कुछ उसमें 1-2% गुमराह भी हुई होगी, लेकिन बाकी लोग तो सब कुछ समझ रहे थे। मुख्तार को आपने मान लिया मुख्तार विहीन है। मुख्तार विहीन चुनाव तो रहा नहीं।
मुख्तार न रह करके भी जिस तरह से उनको खत्म किया गया जहर दे करके, उसके लिए जो जनता में एक गुस्सा था और उसके लिए अहंकारी सत्ता चलाने वाले लोगों का ये कहना कि मरना तो था ही, मिट्टी में मिला दिया। आज हम जीत गए ये बड़ी बात नहीं है। हम आप ही लोगों से जो कहते थे वो सब सीटें जीत गए। हम चंदौली भी जीत गए, बलिया भी जीत गए, सलेमपुर जीत गए, घोसी जीत गए, लालगंज जीत गए, आजमगढ़ जीत गए, चंदौली जीत गए, जौनपुर जीत गए, मछली शहर जीत गए। कहाँ बढ़े? सुल्तानपुर की तरफ बढ़े, वहां भी जीत गए। अंबेडकर नगर की तरफ बढ़े, वहां भी जीत गए। कहाँ बताएं? फैजाबाद में जहां भगवान राम का मंदिर बनाकर और आपने बड़ा ढिंडोरा पीटा कि हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा दी, वहां भी भगवान का ऐसा प्रकोप आया कि भारतीय जनता पार्टी वहां भी हार गई। चित्रकूट धाम, करबी और बांदा वहां भी हार गई। धार्मिक तीर्थ स्थलों में अयोध्या के बाद उसका बड़ा महत्व है। मोदी जी की नैया डूबते डूबते 3 राउंड डूबी रही, फिर उतरा गई। हमने कहा था, तो आप लोग सोच नहीं पाए होंगे, कहा था कि अगर मोदी जीत भी जाएंगे तो अपनी जीत से शर्मिंदा होंगे, क्योंकि आपने नैरेटिव बनाया था कि मोदी 10 लाख से जीत रहे हैं। तो जब 10 लाख से जीतने वाला और रास्ते में कई बार पिछड़ जाता है, उसके बाद क्या बात किया जाए। उत्तर प्रदेश में 80 में 80, आप 1 सीट 2 सीट भी देने को जहां तैयार नहीं है, वहां उत्तर प्रदेश की जनता ने औकात बता दी अहंकारी सत्ताधारी लोगों को कि 32-33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट गई, जो कहती थी कि हम तो 80 में 80 जीत रहे हैं। कोई सीट आप लोग बताते हुए भी, मतलब कुछ भी कहिए, उसको एक पैसे का नोटिस नहीं। को मोहताज होना पड़ रहा, निर्भर होना पड़ रहा कृपा पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के। वो रस्सी में डाल के गर्दन में इनकी, वो आंध्र प्रदेश की तरफ खींचेगा, ये गर्दन में रस्सी डाल करके बिहार की तरफ खींचेंगे। ये समाजवादी है और वो वामपंथी है। वो जलालुद्दीन का जलाल, वो नहीं चलेगा। अब ये कब खींच देंगे रस्सी, कब टंगा जाएगी गर्दन, अब तो उनके वक्त के मोड़ आने दीजिए। अभी तो बने तब ना, अगर बनती है तो देखिएगा, जिसको चाहा गृह मंत्री, जिसको चाहा फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको चाहा रक्षा मंत्री, जिसको चाहा विदेश मंत्री, वो सल्तनत नहीं चलेगी। अब हो सकता है ये भी कहना पड़े, अमित शाह कुर्सी खाली करो, मदद लेनी है। हो सकता है जो रामविलास पासवान का बेटा है वो कहे कि हमारे पिताजी रेल मंत्री थे। तो जो सुल्तानियत चलती थी वो सुल्तानियत नहीं रह जाएगी। 240 पे जनता ने रोक दिया। राजपाट तो कोई भी चलाए, व्यवस्था चलाए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान कुंडली में ही संघर्ष लिखा है। लोग तो ये भी सोच रहे थे कि 3 तारीख को हाईकोर्ट से सजा हो जाएगी, 4 को गणना ही नहीं होगी। और आप खूब दिखा भी रहे थे और खूब प्रचारित भी कर रहे थे। वहां भी बहस की डेट लगती थी, आप दिखाते थे कि फैसला आने वाला है। तो माननीय उच्च न्यायालय में भी बैठे हुए लोग वो भी हंसते हैं कि वाह, अभी बहस में प्रक्रिया है और फैसले की डेट लग गई। तो जैसा आएगा देखा जाएगा। अभी जो फैसला है इसको पचाइए किसी तरह, नींद की गोली खा के कहिए सोएं लोग, जो अपने को बहुत बड़ा तोप समझते हैं लोग कि हमारे ही हाथ में जनता है। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है।
नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं अपनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं, क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें, मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एनटीए से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू। नमस्कार विजय जी, बहुत अच्छा सवाल किया कि बीते चुनाव में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनमें किसकी जीत, कौन सी जीत या कौन सा चुनाव परिणाम आपको सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है। रिमार्केबल शब्द को अगर हम की व्याख्या करें तो इसका सीधा मतलब होता है उल्लेखनीय, यानी कौन सी जीत उल्लेखनीय लगी। अगर इसका हम रिमार्केबल को देखें तो कौन सी चीज़ हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, अकल्पनीय है, ऐसी कौन सी जीत है जिस पे हम अपनी उंगली रख सकते हैं कि इसने, इस चुनाव में मतदाताओं ने इस परिणाम को देने में अपनी एक विशिष्ट प्रतिभा का, एक अपनी विशिष्ट उसका उल्लेख किया है। देखिए 543 लोकसभा के सीटों के साथ साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल, इन जगहों पर भी मतदान हुए।
तो देखा जाए तो तकरीबन 1000 के आसपास सीटें हैं जिन पर नज़र डालना बहुत आसान और बहुत साधारण बात नहीं है। फिर भी आपका सवाल है तो मैं इस पे प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम रिमार्केबल जीत और रिमार्केबल परिणाम की बात करें तो सबसे पहला दिमाग तो हमारा ये जाता है कि सूरत से मुकेश दलाल ने बिना लड़े वॉकओवर पा लिया। वो वहाँ से निर्विरोध सांसद बन गए। लेकिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा प्रायः पहले होता रहा है। हम अगर बात करें सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने की बात, सबसे कम वोटों से जीतने की बात, तो वो भी बहुत अच्छी और बहुत रिमार्केबल बात नहीं होगी, क्योंकि ये प्रायः ऐसा चलता रहा है। हम अगर बात करें कि बड़े नेताओं के हारने की बात, जिसमें स्मृति ईरानी हारी, महेंद्र पांडे हारे और तमाम बड़े नेता पक्ष और विपक्ष के जिन्हें जनता ने नकार दिया। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने एंट्री लिया अभी राजनीति में, उन्हें जनता ने कंधे पे उठा लिया। तो ऐसा तो हर चुनाव में होता रहा है। अब अगर हम बात करें कि राम मंदिर बनने के बाद ठीक बाद हुए इस चुनाव में जिसका श्रेय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार लेती रही है, उसमें वो अयोध्या हारे, रामेश्वरम हारे, रामटेक हारे और इस तरीके से ये जो प्रमुख वो हैं चित्रकूट हारे। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ये भी बात बहुत वो नहीं लगती है कि हम इसको रिमार्केबल कह दें, क्योंकि ये एक हिस्सा है, जनता का मन है, लेकिन हमें इसमें से खोजना है। मैं आपको ले चलता हूँ आंध्र प्रदेश के चुनाव परिणामों की तरफ, जहाँ टीडीपी ने खोई सत्ता को 5 साल के बाद फिर से पा लिया। YMK कांग्रेस वहाँ सत्तारूढ़ थी और उसको वहाँ से हटाकर 175 सीटों में से 135 सीटों पर उसने विजय हासिल की। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको बताता हूँ। तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, उसने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जिन चीज़ों का जिक्र किया था वो मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 50 साल से ऊपर के मुस्लिम को जीतने के बाद वो पेंशन बांधेंगे। उन्होंने इस चीज़ का भी वायदा किया है कि हर बड़े शहर में कब्रिस्तान की जगह मुकर्रर की जाएगी और उसका रख रखाव सरकार देखेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हर मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपये और उनके सहयोगी को 5,000 रुपये भत्ते के तौर पर दिया जाएगा। मस्जिदों के रख रखाव के लिए भी उन्होंने 5,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। हज जाते समय आंध्र प्रदेश के मुस्लिम को 1 लाख रुपए सरकार प्रति व्यक्ति देगी। इसके साथ साथ उन्होंने भाषणों में अपने 4% आरक्षण की भी बात लगातार की है। ठीक है, चुनाव घोषणा पत्र है, बड़ी बातें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, लोग कहते रहते हैं जनता को लुभाने के लिए, लेकिन मैं आपको आंध्र प्रदेश के हालिया जनसंख्या और धार्मिक संतुलन के बारे में बता दूं। 175 विधानसभा वाला यह प्रदेश 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है जो तटीय इलाका है, समुद्र का तटीय इलाका है, और एक जो ऊपरी इलाका है जिसको रायलसीमा कहा जाता है। प्रदेश बंटने के बाद जो बचा हुआ आंध्र प्रदेश है, इसमें मुसलमानों की कुल आबादी सिर्फ 7.5% है। कहते हैं धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र की पताका होती है। धर्मनिरपेक्षता लोकतंत्र का
भारत में माना जाता है कि लोकतंत्र का बहुत मजबूत आधार है। अगर यह पताका है तो ये आंध्र प्रदेश में फहरी, क्योंकि सिर्फ 7.5% आबादी के लिए इतनी लुभावनी योजनाएं देकर उन्होंने चुनाव जीता। इसका सीधा मतलब है कि वहाँ की 92%, 92.5% जनता ने को इन चीज़ों से कोई आपत्ति नहीं है। यानी वहाँ की जो बहुसंख्यक जनता है उसको वहाँ से इस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। उसने इस चीज़ को स्वीकार किया कि तेलुगु देशम पार्टी को उसने वोट दिया कि वो सत्ता में जब आएगी तो प्रदेश के गरीब, दबे हुए या पिछड़े हुए मुस्लिमों के हित में जो योजनाएं चलाएंगी, उसने उसको स्वीकार कर लिया। ठीक बात है। मैं इसी से जुड़ी एक जानकारी आपके साथ और साझा करना चाहता हूं। इसी धर्मनिरपेक्षता की एक परीक्षा और हुई, और वो जगह थी पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद का बलरामपुर, क्षमा कीजिएगा, बहरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। यहाँ से कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को उतारा था। अधीर रंजन चौधरी के बारे में मैं आपको तात्कालिक जानकारी दे दूं कि वो एक बार विधायक और 5वीं बार वो लोकसभा सदस्य के लिए लड़ने जा रहे थे। यानी 5 बार के वो सांसद रहे हैं और 1 बार के विधायक रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, जो आदमी लगातार 5 बार सांसद रहा है उसकी क्या छवि होगी। अब तक वो एक भी लोकसभा का चुनाव वहाँ से नहीं हारे थे। अधीर रंजन चौधरी के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि हर आदमी जानते हैं, हर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इस बात को जानती है, आम जनता भी वहाँ की जानती है कि यह आदमी धर्मनिरपेक्षता का हस्ताक्षर है। बीबीसी ने उनके लिए लिखा था कि ये तो रॉबिन हुड हैं क्षेत्र के, ये राजकुमार हैं, बिना ताज के बेताज बादशाह हैं, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत के लिए, धार्मिक सद्भाव के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा अल्पसंख्यकों के साथ खड़े रहते थे। अल्पसंख्यकों ने उन्हें पिछली 4 बार से जिताया, लेकिन इस बार 2 मामले हो गए वहाँ पर। एक मामला तो हुआ ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में अगर कोई मजबूती से खड़ा था तो वो अधीर रंजन चौधरी थे। वो एकदम भी ममता बनर्जी को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी चीज़, कांग्रेस भी उनको बहुत सपोर्ट नहीं कर रही थी। टिकट जरूर दे दिया था, लेकिन उनका कोई बड़ा नेता वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं गया। पीछे वजह देखिए, वजह क्या थी? वजह यह थी कि अधीर रंजन चौधरी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी दल और साथ ही साथ ममता बनर्जी की टीएमसी की मुखर खिलाफत करते थे, उनके कुशासन को बार बार उजागर करते थे, इसलिए वो ममता की आंखों में खटकते थे। अब जब चुनाव आया और चुनाव गठबंधन की बात हुई तो ममता बनर्जी ने सारे सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, यानी कांग्रेस के साथ उनका कोई पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी की निगाह इस बात के लिए एकदम लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से अधीर रंजन चौधरी इस 18वीं लोकसभा में न पहुंचने पाए। उन्होंने एक बड़ी चाल चली। 53% आबादी वाले बहरामपुर संसदीय क्षेत्र के लिए उन्हें पूरे मैंडेट नहीं मिला। वो एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर यूसुफ पठान को गुजरात से लेकर चली आई। वजह 53% आबादी मुसलमानों की।
लेकिन अधीर रंजन चौधरी बेखौफ थे। उन्हें अपनी जनता पर, अपनी धर्मनिरपेक्षता पर पूरा यकीन था, लेकिन यकीन ये टूट गया जब उन्हें एक बाहरी यूसुफ पठान के हाथों करारी हार का स्वाद चखना पड़ा। कोई भी इक्वेशन अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नहीं था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी सिर्फ इसलिए हार गए कि मुसलमानों का वोट मुसलमानों की तरफ डाइवर्ट हो गया। ये भी एक रिमार्केबल चुनाव परिणाम था। मैंने ये दो चुनाव परिणाम और चुनाव की स्थितियां आपके सामने रखी हैं। अब आप तय कीजिए कि क्या वास्तव में यह रिमार्केबल है या नहीं। धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में चल रहे वाटर क्राइसिस पर लगातार पिछले एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में दिल्ली सरकार से ये पूछा था कि दिल्ली पानी को वेस्ट होने से रोकने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले एक साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले एक महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे। जो रॉ वाटर यमुना नदी, रवि और बियास से होते हुए वजीराबाद हैदरपुर आता था नदी के थ्रू और एक अनलाइंड दिल्ली सब ब्रांच के थ्रू, तो 30% ट्रांसमिशन लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ जो CLC है, करियर लाइंड चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है लीकेज और वेस्टेज रोकने के लिए, पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। ना सिर्फ इतना, 7,300 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती थी वो मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की इल्लीगल टैपिंग करके पानी की चोरी किया करते थे। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है, जिससे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में अब एक डिग्निफाइड तरीके से पानी पहुंचता है। ना सिर्फ इतना, पूरी दिल्ली में पानी के फ्लो को मेजर करने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर 3,285 बल्क फ्लो मीटर्स लगाए गए हैं। यानी जिस पॉइंट से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकलता है, जिन पॉइंट्स पे हमारी पानी की पाइपलाइंस बाइफरकेट होती हैं, जिन पॉइंट्स पर हमारी पानी की पाइपलाइन हमारे प्राइमरी UGR यानी अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स तक पहुंचती है, हर पॉइंट पर फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं जो बता देते हैं कि कितना पानी निकला और कितना पानी पहुंचा। दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्राइमरी UGR से UGR तक जो रीसेंट वाटर ऑडिट हमने करवाया है, उस वाटर ऑडिट के अनुसार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी कम पानी की लीकेज है। आज मैं खुद, क्योंकि साउथ दिल्ली में खासकर पानी की बहुत शॉर्टेज चल रही है, जो सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी सोनिया विहार आता है, साउथ दिल्ली राइजिंग मेन्स जो मेन पाइपलाइन है, उसका मैंने पर्सनली जाकर अक्षरधाम मंदिर के पास के एरिया में
उसका इंस्पेक्शन किया। 1.5 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन में एक बूंद भी पानी नहीं बह रहा था। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत जगह ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बहुत बड़े स्केल पे लीकेज हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है और वो जब तक हमारे यूजीआर तक पहुंचता है, ना सिर्फ फ्लो मीटर्स के माध्यम से, दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रॉपर पेट्रोलिंग सर्विस हायर की हुई है जो 3 व्हीलर्स के माध्यम से, 4 व्हीलर्स के माध्यम से एंड ऑन फुट पूरी मेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग करती है। उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक स्पेशल टीम्स हमने पिछले कुछ दिनों में डिप्लॉय करी हैं जो एडीएम्स और एसडीएम्स की लीडरशिप में तहसीलदार और अनेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स दिल्ली जल बोर्ड के सहयोग में सारी मेजर वाटर पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं दिल्ली वालों को ये आश्वासन दे सकती हूँ कि दिल्ली में जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है वो दिल्ली वालों तक पहुँच रहा है। कहीं पर भी लार्ज स्केल लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होती है तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर होती है। दूसरा, कहीं लीकेज होती है तो तुरंत जो हमारा डेटा सेंटर है दिल्ली जल बोर्ड का, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल लीकेज है तो ये सूचना गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। ना सिर्फ इतना, दिल्ली जल बोर्ड ने पानी की वेस्टेज रोकने के लिए इन्फोर्समेंट की टीम्स बनाई हैं। ये लगातार पिछले 10 दिन से सुबह 7 बजे से फील्ड में जाते हैं। कहीं पर भी टंकी बह रही है, कहीं पर भी पानी वेस्ट हो रहा है, गाड़ियां धुल रही हैं, अनऑथराइज्ड यूज़ होता है तो उसके चालान काट रहे हैं। अभी तक 1323 चालान्स हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स जहां पानी का वेस्टेज हो रहा है वो काट चुकी है। दूसरा, अभी तक ये कल शाम तक का डेटा है, 179 अनऑथराइज्ड कनेक्शंस जहां से गलत तरीके से पानी की चोरी हो रही थी, ड्रिंकिंग वाटर को कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा रहा था, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा था, तो उनके अनऑथराइज्ड कनेक्शंस को काटा गया है। ना सिर्फ इतना, एक प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा दिल्ली जल बोर्ड में बनाया गया है जहाँ पे पूरे फ्लो मीटर्स का डेटा एनालाइज किया जा रहा है। इसके तहत एक लीक डिटेक्शन सेल पिछले 6 महीने से दिल्ली जल बोर्ड चला रही है, जिसने डेटा के माध्यम से और ग्राउंड इंस्पेक्शन के माध्यम से 2000 लीकेजेस को आइडेंटिफाई करके उनको बंद करवाया है। मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बता रही हूँ कि सभी दिल्ली वालों को ये जानना ज़रूरी है कि दिल्ली सरकार पानी की वेस्टेज को रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। लेकिन आज दिल्ली में एक जेन्युइन पानी का क्राइसिस है। अगर आप हमारा ये डेटा देखने जाएंगे, ये डेटा मैं आपसे शेयर भी कर लूँगी, जो हमारे सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी ये वाटर प्रोडक्शन का डेटा है। ये वाटर प्रोडक्शन का डेटा हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चंद्रावल, वजीराबाद, हैदरपुर, नांगलोई, ओखला, द्वारका, बवाना, भागीरथी और सोनिया विहार है। इसके अलावा रेनी वेल्स के माध्यम से भी हम अंडरग्राउंड वाटर, पोर्टेबल वाटर निकाल के लोगों तक पहुंचाते हैं। इन सब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स और रेनी वेल के पानी को मिलाकर दिल्ली ऑन एन एवरेज 1000 से 1005 mgd तक के पानी का प्रोडक्शन करती है। ये पानी फिर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से ये संख्या पिछले 6 दिन से लगातार घट रही है। और मैं आपको डेटा बता दूं, 6 जून को ये प्रोडक्शन 1002 mgd था, 7 जून को ये घटकर 993 mgd हो गया,
9 जून को ये घटकर 978 MGD तक पहुंच गया और 12 जून को यानी कल ये मात्र 951 MGD पर था। इसका मतलब ये है कि आज दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन 50 MGD कम हो रहा है। 50 MGD पानी जो दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, दिल्ली के रेनी वेल से प्रोड्यूस हो रहा था, पानी की कमी की वजह से प्रोडक्शन पानी का कम हो रहा है। 50 MGD पानी कम होने का मतलब ये है कि दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के टेल एंड पर हैं, उन तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये पूरा डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू पर फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो कल मीटिंग करेगी और इस मामले का संज्ञान लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी पहचाना कि पिछली अपर यमुना रिवर बोर्ड की मीटिंग में अपर यमुना रिवर बोर्ड ने संज्ञान लिया इस बात का कि दिल्ली के पानी की कमी है, और जब दिल्ली को डायरेक्शन दी कि आप हरियाणा को लिखकर पानी की डिमांड करिए, तो सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये इस बात को दिखाता है कि UIRB भी पहचानता है कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली में पानी की समस्या है। तो उन्होंने UIRB को ये डायरेक्शन दी है, अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो जल्द से जल्द फैसला लें। ज़रूरत हो तो डे टू डे मीटिंग करें, कल मिले और डेटा चाहिए तो परसों मिले, लेकिन जल्द से जल्द वो दिल्ली की पानी की समस्या पे फैसला लें। मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है कि अभी UIRB का फैसला आने में भी हो सकता है 2-3 दिन लग जाए, लेकिन दिल्ली में क्योंकि पानी की प्रोडक्शन कम हो रही है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुत सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार की पानी की वेस्टेज दिल्ली वालों से ना हो, खासकर के उन एरियाज से जहां पर पूरा पानी आ रहा है। अगर आप पानी की वेस्टेज करेंगे तो जो इलाके आपसे डाउनस्ट्रीम हैं उनमें पानी की समस्या बढ़ेगी। तो मेरी सभी दिल्ली वालों से ये अपील है कि बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज ना करें। इसमें 2-4 बहुत महत्वपूर्ण कदम हैं। बहुत बार घरों की टंकियां ओवरफ्लो करती हैं, रेजिडेंशियल टंकियां ओवरफ्लो करती हैं, हम मोटर ऑफ करना भूल जाते हैं, पानी बहता रहता है, नीचे डाउनस्ट्रीम पानी नहीं पहुंच रहा होता। तो मेरी सभी दिल्ली वालों से अपील है कि बिल्कुल भी पानी की टंकियों को ओवरफ्लो ना होने दें। दूसरा, अक्सर गाड़ियों को लोग अपने पानी की पाइपों से धो रहे होते हैं, उसमें बहुत पानी कंज्यूम होता है। मेरी दिल्ली वालों से ये रिक्वेस्ट है कि बाल्टी से मिनिमम पानी से अपनी गाड़ियों को धोएं, अपने 2 व्हीलर्स को धोएं। तीसरा, मेरा ये आग्रह है कि जब तक दिल्ली में पानी की समस्या नहीं सुलझती है तो कृपया जो सप्लाई का पानी है उससे अपने गार्डन्स में, अपने गमलों में, अपनी छत को धोने के लिए, अपनी बालकनी को धोने के लिए इस्तेमाल ना करें। जिनके बड़े गार्डन्स हैं, खास करके जिन एरियाज़ में बड़े बड़े गार्डन्स हैं लोगों के पर्सनल, वो दिल्ली जल बोर्ड से रीयूज्ड वाटर के टैंकर मंगवा सकते हैं, लेकिन सप्लाई के पानी को इस समय गार्डन्स में और गमलों में ना यूज़ किया जाए। जो लोग वॉशिंग मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, अक्सर आधे लोड पर वॉशिंग मशीन पूरे साइकिल के लिए चलती है। वॉशिंग मशीन्स में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, तो जो भी वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहा है वो कृपया पूरी लोड पर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें कि पानी की बचत हो सके। जहाँ जहाँ पॉसिबल हो शावर यूज़ करने की जगह पानी की बाल्टी का प्रयोग करें। मैं आप सबसे ये अपील इसलिए कर रही हूँ क्योंकि दिल्ली में अभी विकट पानी की समस्या है और आने वाले 2-4 दिन में इस पानी की समस्या में जब तक अपर यमुना रिवर बोर्ड का फैसला नहीं आता है तब तक दिल्ली में पानी की कमी चलेगी। तो इसलिए अब सभी दिल्ली वासियों को साथ आकर दिल्ली की पानी की समस्या से जूझना होगा।
मेरी एक और भी अपील है सभी दिल्ली वासियों से कि अगर कहीं पर भी आपको पानी की पाइपलाइन लीक होते हुए दिखती है तो आप सोशल मीडिया पर दिल्ली जल बोर्ड के ट्विटर हैंडल को टैग करें, क्योंकि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया में कई बारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ पानी की लीकेज की चल रही हैं। दिल्ली जल बोर्ड का ट्विटर हैंडल है DELHI दिल्ली JAL जल BOARD @दिल्ली जल बोर्ड। तो अगर कहीं पर भी पानी की लीकेज हो रही है किसी बड़ी पाइपलाइन में, किसी छोटी पाइपलाइन में, तो आप हमें तुरंत बताइएगा, हम तुरंत उसको ठीक कराएंगे। मैम वाटर टैक्स पे आपने या आपने बताया इसमें एक दो बातें थोड़ा सा प्रश्न। एक आपने कहा कि 7600 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली गई है, किस साल से किस साल के बीच में डाली गई है? ये पिछले 9 सालों में डाली गई है। पिछले 9 साल में डाली गई है। और दूसरा आपने 2000 लीकेज की बात की, ये कब से? ये पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने। हिमाचल में छोटी-छोटी पाइपलाइन थे, छोटे पाइपलाइंस की थे। देखिए, बड़ी पाइपलाइन की जब लीकेज होती है, जो मेंस जिसके बारे में मैं कह रही थी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अगर बड़ी पाइपलाइन में लीकेज होती है तो बहुत बड़ा फव्वारा 15-20 फुट का उसमें से निकलता है। जब 15-20 फुट का फव्वारा निकलता है तो वो कहीं पर भी विजिबल होता है, नंबर 1। और नंबर 2, बड़ी पाइपलाइन में लीकेज इसलिए तुरंत डिटेक्ट हो जाती है क्योंकि वाटर प्रेशर कम होता है, तो तुरंत आपके UGR के फ्लो मीटर में पता चल जाता है कि पानी नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जहाँ पर भी ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि बड़े स्केल पर लीकेज हो रहा है, वो सूचना बिल्कुल गलत है। मैं हिमाचल की होटल पे क्या कहेंगे? पहले पानी का वादा कि आप पैसा भी पे कर रहे थे और कांग्रेस की सरकार है, क्या चुनाव खत्म से ही उन्होंने मुंह मोड़ लिया? नहीं, देखिए, जो आज हिमाचल प्रदेश के AG साहब ने कहा, उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश ने जो अपनी बात कही वो बात थोड़ी मिसकम्युनिकेट हुई। हिमाचल प्रदेश ने मना नहीं किया। हिमाचल प्रदेश ने कहा है कि जो हमारे पानी का शेयर है, अपर यमुना रिवर बेसिन का जो अग्रीमेंट है 1994 का, उसके तहत जितना हिस्सा हिमाचल प्रदेश को एलोकेटेड है, उस हिस्से में से 137 क्यूसेक्स उनके पास स्पेयर हैं, अनयूज्ड हैं। वो 137 क्यूसेक्स वो दिल्ली से हुए MOU के तहत दिल्ली वालों को देने को तैयार हैं। जो मिसकम्युनिकेशन हुआ उसके तहत शायद ऐसा समझा गया कि वो एक्स्ट्रा पानी देंगे, लेकिन वो अपने एग्जिस्टिंग पानी के शेयर की बात कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश ने क्लैरिफाई किया है, उनके पास कोई भी पानी का रिजर्वॉयर हिमाचल प्रदेश में नहीं है। जो इकलौता पानी का रिजर्वॉयर है वो हथनी कुंड बैराज है। हिमाचल से लगातार पानी फ्लो होकर वहाँ पर आ रहा है। उनका अनयूज्ड पानी का हिस्सा 137 क्यूसेक्स है जो दिल्ली वालों को देने को तैयार हैं। और इसी पर अपर यमुना रिवर बोर्ड पूरे आंकड़ों को देखकर, पूरे डेटा को देखकर अपना डिसीजन आने वाले कुछ दिन में लेगी। लेकिन मैम, जिस तरीके की किल्लत थी और जिस तरीके से उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, उससे कोई फैसला ना आना और किल्लत का लगातार बढ़ना, ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा और क्या दिल्ली सरकार कर पाएगी? देखिए, हम तो दिल्ली के लोगों से अपील कर सकते हैं। पानी एक ऐसा रिसोर्स है कि जितना है उसमें काम चलाना होगा। तो इसलिए मेरी सभी दिल्ली वासियों से अपील है, दिल्ली वाले बहुत मुश्किल परिस्थितियों से एक साथ मिलकर जूझे हैं। चाहे जब वो कोरोना का समय आया तब भी दिल्ली वालों ने एक दूसरे का बहुत सपोर्ट किया, विकट परिस्थिति में सपोर्ट किया। पानी की समस्या और पानी की कमी इस हीट वेव की वजह से ये भी उसी तरह से एक मुश्किल और विकट परिस्थिति है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जब दिल्ली वाले अपना मन बना लेंगे तो वो इस मुश्किल परिस्थिति से भी मिलकर जूझ सकते हैं। सवाल उठाया, बीजेपी ने खासतौर पे सवाल उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई। ये भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार का टैंकर माफिया से क्या रिश्ता है, टैंकर बड़े स्तर पे दिल्ली में चले और उसके कारण लोगों की सप्लाई प्रभावित हो रही है। टैंकर वाले मुद्दे पे मैं 2-3 चीज़ें आपको समझाना चाहूँगी। टैंकर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं।
कुछ दिल्ली जल बोर्ड के 250 अपने टैंकर हैं। उसके अलावा सीज़न के अनुसार सर्दियों में कम और गर्मियों में ज़्यादा टैंकर दिल्ली जल बोर्ड हायर करके दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पानी पहुंचाती है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, खासकर के कुछ झुग्गी क्लस्टर्स, जहां पे पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती है, तो वो साल भर पानी के टैंकर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। वहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड रेगुलरली पानी के टैंकर से पानी को सप्लाई करती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उन तक पानी पहुँचना ज़रूरी है। गर्मियों में क्योंकि पानी की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए अतिरिक्त टैंकर लगाए जा रहे हैं। आज के समय में दिल्ली जल बोर्ड में 1000 से ज़्यादा टैंकर चल रहे हैं। ये 1000 से ज़्यादा टैंकर दिन में 8 से 10 ट्रिप्स करते हैं, यानी तकरीबन 8 से 10 हज़ार टैंकर्स की डिलीवरी दिल्ली जल बोर्ड कर रहा है। इस 8 से 10 हज़ार टैंकर्स की डिलीवरी में दिल्ली जल बोर्ड का कुल पानी का यूजेज 4 से 5 MGD है, यानी 10,000 टैंकर पहुंचाने में मात्र 4 से 5 MGD पानी का प्रयोग होता है। अगर टैंकर माफिया भी है और वो प्राइवेट टैंकर पहुंचा रहे हैं, अगर वो 100 टैंकर पहुंचा रहे हैं या वो 200 टैंकर भी पहुंचा रहे हैं, तो उसमें पानी का यूजेज 0.1 MGD से ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो 500 टैंकर भी पहुंचा रहे हैं, वो 1000 टैंकर भी पहुंचा रहे हैं, फिर भी वो 1 MGD पानी का भी प्रयोग नहीं कर रहे। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि टैंकर माफिया पे नकेल कसनी ज़रूरी है। अगर हरियाणा में पानी भरा जा रहा है तो हरियाणा पुलिस को उनको रोकना होगा। अगर दिल्ली में मुनक कनाल पे पानी उनसे वो भर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस को उनको रोकना होगा। हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों भारतीय जनता पार्टी के अंडर आते हैं। अगर वो इन टैंकरों से पानी भरना रोकना चाहते हैं तो वो आज रोक सकते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी समझा दूं कि अगर इन प्राइवेट टैंकरों पे नकेल कसी भी गई, तब भी 0.1 MGD से 0.5 MGD तक का अंतर पानी की अवेलेबिलिटी में आएगा। आज दिल्ली में 50 MGD पानी की कमी है। पूरी नकेल कसने के बाद भी सिर्फ 0.5 MGD, अगर बहुत ज़्यादा हुआ, उससे बहुत कम भी हो सकता है, 0.01 से 0.1 MGD भी हो सकता है। MGD मतलब मिलियन गैलन पानी, ये कोई कम पानी नहीं होता। इसलिए अगर टैंकर माफिया पर पूरी तरह भी नकेल कसती जाए, वो दिल्ली की पानी की समस्या नहीं सुलझा पाएगा। जब तक दिल्ली को यमुना नदी में पानी नहीं मिलता और हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करते, तब तक दिल्ली में पानी की कमी रहेगी। इसीलिए मैंने दिल्ली वालों से अपील करी है कि अब पानी की कंजर्वेशन पे हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अब हमारे पास 950 MGD पानी ही है और उस 950 MGD पानी में हमें सभी दिल्ली वासियों को पानी पहुंचाना है। तो हम जितना कम पानी यूज़ करेंगे, उतना हमारे पड़ोस वाले, बाकी दिल्ली में रहने वालों को भी पानी उपलब्ध होगा। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया कर्मियों का, जिन्होंने हमारा साथ दिया। धन्यवाद है उन सभी मतदाताओं का जिन्होंने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। आभारी हूं मैं अपने सारे पदाधिकारी का, जो पूरे देश के पदाधिकारी ने मिलकर के मेरा साथ दिया, समाज विकास क्रांति पार्टी का साथ दिया, समाज विकास क्रांति पार्टी को ऊपर उठाने का, उसको आगे बढ़ाने का साथ दिया और मेहनत किया। हमें जो भी वोट हमें और पूरे देश में हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं आशीर्वाद के रूप में, मैं उन सभी देशवासियों का, जौनपुर के लोगों के साथ साथ पूरे देशवासियों का आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मैं
ने जो प्रेस नोट के जरिए या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमने कहा था कि पूर्ण बहुमत में किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। मैंने कहा था, आप लोगों ने पूछा था, देश के बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने पूछा था, दिल्ली में पूछा था, लखनऊ में पूछा था। मैंने स्पष्ट कहा था और लोगों ने कहा कि 400 पार का नारा लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने कहा था, यहाँ पे कहा था कि 80 में से 70-72 सीटें लेके जाएंगे। मैंने कहा था कि 40 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो ये जो हमारा जो काम था, हमें बीजेपी को, मेरा पहली बार चुनाव था, बीजेपी जो सत्ता में रह के मनमानी कर रही थी, उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए जो हमने और हमारे साथियों ने अथक परिश्रम किया है, उसका फल सामने आया है। 34 से ज्यादा सीटें 40 के नीचे रह गई है भारतीय जनता पार्टी, 240-42 पे रह गई है भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश में लोगों को सहयोगों को लेके सरकार बनाने का काम किया है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गठबंधन के साथ बन रही है, मध्यवर्ती चुनाव होगा, ये भी मैं चैलेंज करके जा रहा हूं। ये सरकारें नहीं 5 साल तक नहीं चल पाएंगी। ज्यादा टीका टिप्पणी अपोजिशन पे मुझे करना नहीं है, इसलिए कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं, मिनिस्ट्री बनने जा रही है, कुछ मिनिस्ट्री बन गई है। आप मीडिया वाले बेहतर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं, तो कुछ मिनिस्ट्री बनती रहेगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि इनकी सरकार पूर्ण बहुमत में 5 साल तक नहीं चल पाएगी। मैं इन बातों को ध्यान में देते हुए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ हमने इसके पहले जो मीटिंग लिया था, हमारे बगल में राष्ट्रीय कमेटी के हमारे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हैं, तो राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे बगल में भी राष्ट्रीय महासचिव बैठे हैं प्रवीण सिंह। हमारे देश में बहुत सारे महासचिव हैं, बहुत सारे पद के, लेकिन जो आज बैठे हुए हैं, मैं उनमें से इसके पहले अपने जो कार्यकारिणी की मीटिंग थी, कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें से लोगों की सहमति लेके जब तक जौनपुर जिला का अध्यक्ष नहीं बन जाता है, तो जिला अध्यक्ष कार्यवाहक के रूप में हमने डॉक्टर सत्येंद्र जी को मैंने नियुक्त किया है। ये कार्यभार संभालेंगे पूरे जौनपुर जिले का, पूरे देश का कार्यभार संभालते हुए पूरे जौनपुर जिले का भी कार्यभार संभालेंगे। तो मैंने इनको उस पद पे उस जिम्मेदारी दिया है। पद तो राष्ट्रीय महासचिव है, लेकिन यहाँ के प्रभारी हैं जौनपुर के, यानी कार्यवाहक है जब तक जिला अध्यक्ष नहीं नियुक्त हो जाता है। इनकी ड्यूटी है, हम सब मिलके इनका सहयोग करेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में आए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों के सहयोग के लिए, जनता के सहयोग के लिए, कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए। हमें जो भी आशीर्वाद मिला है पूरे देश में जौनपुर के साथ साथ, हम सबके आभारी हैं और हम खुश हैं। हम इसी खुशी में हम अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पहला चुनाव था मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद। हमने जो परफॉर्मेंस दिखाया है उससे हमारी पूरी कार्यकारिणी और हमारे सारे पदाधिकारी खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी। हम पार्टी के एक साधारण सिपाही हैं। पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था। हम और हमारा संगठन सब लोग मिलकर के चुनाव को फेस किया। चुनाव में हमको हार मिली और हार का सबसे बड़ा कारण जो अभी तक हम लोग दिखाई पड़ रहा है वो जातिवाद का जहर है। उस जहर की वजह से जहर फैला है और कुछ लोग भ्रमित होकर के विकास के मुद्दे से हटके मतदान किया है। हमारी कोशिश होगी कि हम विकास के उसी मुद्दे पर फिर से लोगों को लाया जाए। तमाम सोशल मीडिया आपके हवाले से खबर चली कि हार का कारण भाजपा के जिलाध्यक्ष, महामंत्री और यहाँ के राज्य मंत्री, इसको कैसे, क्या आपने इस तरह का बयान दिया? न तो मैंने कभी ऐसा बयान किया था। मैं पूरे हार की जिम्मेदारी मैं मेरे खुद के ऊपर लेता हूँ कि मैं कहाँ कम पड़ गया, तो किसी के ऊपर ब्लेम करने का मैं कभी मेरी जिंदगी में, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। सर, सपा बसपा मिलकर पिछली बार चुनाव लड़ी, 82,000 वोटों से भाजपा हारी। इस बार सपा बसपा अलग लगे, इसके बावजूद आप 99,000 से हारे। क्या कारण रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस माना जाए या भीतरघात? जातिवाद का जहर। एक बात और कही जा रही है, चुनाव का समय आपको कम मिला, आप जनता से डायरेक्ट नहीं हो पाए, मुलाकात नहीं हो पाई, कहीं हार का। मुझे लगता है कि पहली लिस्ट में मेरा नाम आया, 2 तारीख को घोषित हुआ, 5 तारीख को मैं जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसका आपने नुकसान भाजपा को ठहराया है कि भाजपा की वजह से नुकसान हुआ है।
हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनलों पे चल रही है वो फेक न्यूज है, पूरी तरह से वो विरोधियों की साजिश है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम लोग जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के मामले 5 लाख रुपए का हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे सोलर पैनल 75% सब्सिडी पर देने की बात हो, चाहे गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम लोग गांवों तक पहुंचा रहे हैं। जो सरकार की मंशा है केंद्र और प्रदेश की, हम लोग विकास के रास्ते पर जो योजनाएं उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। विरोधी परेशान है, इस नाते तरह तरह के फेक न्यूज चला करके बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे। मिल करके हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के काम को करेंगे। मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करवाओ कि मोबाइल नंबर दे दीजिए। सर, गर्मी बहुत पड़ रही है अपने जिले में, बिजली की क्या व्यवस्था चल रही है? कितने घंटे बिजली दी जा रही है? शासन के निर्देशानुसार और जो हमारे पास विद्युत आपूर्ति मिल रही है, हम लोग जौनपुर जिले में 24 घंटे की विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। जो फॉल्ट आ रहे हैं स्वाभाविक है, कोई भी चीज चल रही है तो फॉल्ट आएगा ही आएगा। उसको भी कम से कम समय में हम लोग बना भी रहे हैं। इनकी पूरी लगातार कंट्रोल रूम बैठा है, उसकी भी मॉनिटरिंग पूरे समय हो रही है। इसी के साथ साथ ये तैयारी 24 घंटे जो आपको दिख रही है, जो बत्ती दे रही है, इसको ऐसे नहीं दी जा रही है। इसकी काफी पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे। तो इस तैयारी में तमाम ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धियां कराई गई हैं। इसके साथ साथ जो हमारा ये चल रहा है आरडीएसएस की स्कीम रिवैम्प वाली, इसके तहत तमाम खराब तार बदलवाए गए हैं, तमाम जगह एबीसी लगाई गई है। बिजनेस प्लान में भी हमने इन कार्यों को किया है। तो इन सब की वजह से असर ये मिला है, जो पिछले साल भी इतनी भीषण गर्मी पड़ी थी और हम लोग परेशान हो गए थे, इस बार ये सारे कार्य करने से और सरकार ने इसके लिए हमको संसाधन उपलब्ध करा, वो कार्य कराने से स्थिति ये है कि फॉल्ट बहुत कम आ रहे हैं, फोन बहुत कम आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उसको तुरंत हम कर भी दे रहे हैं अटेंड। तो इससे स्थिति काफी बेहतर है और शासन की मंशा अनुरूप और हम लोग तत्पर रहते हैं पूरे समय इसको ताकि हमारे नगर वासियों को, हमारे जनपद वासियों को अच्छी विद्युत आपूर्ति मिल सके। समाज के अंदर इस चीज की जागृति जरूर उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि बाल श्रम को अच्छा न मान करके नैतिक रूप से पूर्णतः गलत माना जाए और जब तक उसे हम गलत नहीं मानेंगे तब तक उसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हम अंदर से तैयार नहीं हैं। तो आज की गोष्ठी का एक उद्देश्य यह भी है कि हम जिन लोगों के संपर्क में आए या जिनके द्वारा इस तरह की कोई चीज की जा रही हो, उनको ये जरूर समझाएं कि बाल श्रमिकों से कार्य कराना नैतिक रूप से गलत होता है। अन्य कारणों से तो गलत है ही, इसको नैतिक रूप से भी गलत माना जाना चाहिए। नैतिक रूप से वो गलत है और इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध होने की आवश्यकता है। रही शासन की बात, तो शासन ने एक मानक कानून बना करके बाल श्रम प्रथा को पूरी तरह से निषिद्ध घोषित कर दिया है और आज के समय में 14 साल से नीचे का कोई बच्चा या कोई बच्ची किसी भी प्रकार के कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता और अगर कोई नियोजित करता है तो वह दंड का भागी होगा और उसे 2 साल तक कारावास की सजा हो सकती है और 50,000 रुपये तक उसे जुर्माना भी देना सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर इस माह पूरा बाल संरक्षण अभियान रेस्क्यू की कार्रवाई चल रही है, जिसमें शुरू भी हो गया है और हमें लगा 12 से 14 तक का
12-14 जो किशोर श्रमिकों को है आइडेंटिफाई भी किया गया है। कंटिन्यू ये महीने भर चलना है। तो जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे एक अपेक्षा ये है कि सबका एक दूसरे के मतलब नंबर है ही एक दूसरे के पास। तो अगर आप इस पीरियड में कहीं पर भी देखते हैं, क्योंकि अगर रेकी हुई रहती है तो वहाँ पर अगर हम कोई भी इन्फोर्समेंट का कार्य करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप सब लोग बाहर निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, सारी जगह जाते हैं। तो अगर इस दौरान और इस दौरान का कभी भी अगर कहीं पर भी बाल श्रमिक या कोई भी बच्चा 18 साल के नीचे कार्य करता हुआ दिखता है तो ज़रूर सूचित कर दिया। किसी उपाध्याय जी का नंबर होगा, इन्हें बता दीजिए, या हमारे विभाग का नंबर है, किसी का भी मैं अपना नंबर बोल देता हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा, बता दीजिए। तो इससे ये रहता है कि जो हम लोग सड़क पर घूम के ट्रेस करते हैं उससे ज़्यादा ये बढ़िया रहता है कि अगर कोई देखा है तो वहाँ पर जाके इफेक्टिवली तुरंत कर लेंगे, टाइम भी बचता है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहता है। तो एक तो ये चीज़ है कि जिसमें यहाँ पे बैठे लोग कोऑपरेट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं इस अभियान में। जहाँ भी आप लोग निकलिए ज़रूर बताइए। अगर ना नंबर हो तो उपाध्याय जी का नंबर होगा, यहाँ पर किसी का हो, किसी को भी बता दीजिए। तो उससे ये होगा कि जहाँ पर हम लोग नहीं पहुँच सकते, कभी कभी होता है कि बहुत इंटीरियर गलियों में बच्चे काम करते रहते हैं, जहाँ पर हम लोग फोर्स के साथ जाते हैं तो नहीं पहुँच पाते हैं कभी कभी, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा ये है कि DPO साहब है, और मैं ये अपेक्षा करूँगा आपसे भी कि जितना हम लोग ये चाइल्ड लेबर का जो ड्राइव कर रहे हैं उसमें उनका जो है ये एड्रेस जो है, एड्रेस हम लोग उनका एक्यूरेट लिखने की कोशिश करें। क्योंकि एक बार DPO साहब से भी पिछली मीटिंग में बात हुई थी कि इनको स्पॉन्सर जो इनका पुनर्वासन वाला काम है, अगर उसमें हम लोग थोड़ा बहुत अच्छा कर पाए तो हमें लगता है कि ज़्यादा वो प्रभावशाली होगा। तो स्पॉन्सरशिप स्कीम चलती है यहाँ पर प्रोबेशन डिपार्टमेंट में। तो जो भी ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं किशोर से, उनको अगर हम कोशिश करें कि इस स्कीम से जोड़ पाएँ तो थोड़ा उनका आर्थिक संबल मिलेगा, और जो ये हमारा वर्क है वो प्रभावशाली तरीके से तभी पूरा होता है। क्योंकि जैसा अभी आप कह रहे थे संचालन के दौरान कि कानून तो बहुत सारे हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है हमारे यहाँ जिसका कानून ना बना, लेकिन बस उसका वही बात है कि आप कितने सही तरीके से उसको लागू करा पाते हैं और कितने सही तरीके से समाज उसमें जुड़ पाते हैं। जब तक सोसाइटी नहीं किसी चीज़ को अडॉप्ट करती है, आप कोई भी कानून बना दीजिए, ऐसा कोई कानून नहीं है जो अपने यहाँ पे ना हो, चाहे दहेज आयोग इसको पूरे महीने को बाल श्रम उन्मूलन के रूप में भी मना रहा है और इसकी रिपोर्टिंग भी होनी है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी करनी है। तो हम लोग सब सामूहिक रूप से प्रयास करें कि कुछ अच्छा काम करके हम दिखाएं। ऐसे तो बार बार बातचीत बहुत होती है लेकिन रिजल्ट बहुत कम आता है। ये हमें अवसर है कि एक साथ मिले हैं हम लोग, सभी अलग अलग विभाग के लोग भी, इसमें NGO का विषय हो गया, पुलिस विभाग भी है और चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट ही है। मैंने अभी भी उसको 15 दिन पहले एक लेटर भी आया था मुख्यमंत्री कार्यालय से भी, मैंने मार्क किया था कि जो बच्चे श्रम कर रहे हैं और जैसे आपको रोड पर, स्टेशनों पर भीख मांग रहे हैं, या देखते हैं कि गाड़ी रुकती है तो पूछने लगते हैं या कुछ सामान बेचने लगते हैं, तो हमें ऐसे बच्चों को चिन्हीकरण करना है और पर्सनली उनके घरों में जाके उनके गार्जियन से बात करना है, उनको समझाना है कि इस बच्चों को अभी पढ़ना जरूरी है। राइट टू एजुकेशन के तहत सबसे जरूरी है पढ़ना है। तो अब पढ़ाई कितनी जरूरी है इस बात को उनको बार बार बताने की जरूरत पड़ेगी, उदाहरण दे दे के इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जो आप जो 2-4 रुपया कमा लो लेकिन अगर पढ़ लेगा, काबिल हो जाएगा तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस बात को ना। उसके साथ हमें पुनर्वासन के लिए जैसे बताया LC साहब ने कि हमें स्पॉन्सरशिप को जोड़ना है या अन्य भी योजना, अगर कोई बहुत वाकई गरीब होगा तो हम उसको आवास हो गया इस तरह की योजनाओं से भी हम कवर कराएंगे। DM साहब ने कह रखा है तो स्वयं इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे मामलों को। तो हमें पहले तो चिन्हीकरण करना है और संयोग से सब लोग आए थे यहाँ पर बैठे भी हैं। मैंने कल भी कहा था PO से भी, चंदन से, और उनको पहले LCPO को भी, कोऑर्डिनेटर को मैंने कहा था कि इसको अभियान को चलाएँ। और लेकिन अब इस सप्ताह कुछ हमें परिणाम चाहिए, आप लोग करिए, बैठने से काम नहीं चलेगा। और अब ज़रूरत पड़ेगी तो लेबर डिपार्टमेंट से भी कोई स्टाफ दे देंगे, ठीक है। तो कुछ लोग को चिन्हीकरण के लिए बहुत कम से कम मैंने कहा था कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और जितने रेलवे क्रॉसिंग हैं
उन जगहों को करिए। एक एक दिन में एक एक जगह पर जाइएगा तो एक आध बच्चे जरूर मिलेंगे, ठीक है। और उनको बताइए कि क्या हम 4000 से अधिक को भीख नहीं मांगेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन वो पढ़ लेगा तो उसके क्या परिणाम, हम 4000 रुपया उपलब्ध कराएंगे। एक से अधिक बच्चे तो 8000 12,000 रुपया तक। तो कोई गार्जियन अगर कायदे से समझाया जाए तो डॉक्यूमेंट्स भी अपने हमको लग के करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब हो जाए। हम लोग गए थे एक जगह, सीडीओ सर ने कहा था, हम लोग गए खोजे, लेकिन आज तक वो टर्न अप नहीं हुआ, दोबारा वो आया नहीं हम लोग के पास। तो हमें अतिरिक्त प्रयास भी करना होगा। अगर देखिए बहुत ही सेंसिटिव काम है, और वो इतने वंचित वर्ग है कि ना उनमें जागरूकता है, ना आर्थिक स्थिति से है, ना शैक्षणिक रूप से, अतः वो लाभ नहीं ले पा रहे। जबकि हकीकत है कि लाभ के वो मेन पात्र वही हैं, जो सामर्थ्यवान वही लाभ ले पा रहा है योजना का। लेकिन इसी के लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। लगता है काम में कहना आसान है, लेकिन मुश्किल होता है। लेकिन करने पर देखिएगा आप स्वयं संतुष्टि होती है।